हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रीवियस वीडियो में लेखांकन शब्दावलियों को काफ़ी विस्तार पूर्वक समझ सके हैं। इसमें हम लोगों ने 6 वीडियोस को देखा, जिसमें मैंने एक एक टर्म्स को काफ़ी विस्तार पूर्वक आपको समझाया था और आपसे कहा था कि ये लेखांकन शब्दावलियाँ हम लोगों को आनी चाहिए, तभी हम अपने लेखाशास्त्र विषय का सब्जेक्ट अच्छे से समझ पाएंगे। लगभग जो काम में आने वाली प्रमुख शब्दावलियां हैं, मैंने काफ़ी विस्तार पूर्वक इन 6 वीडियो में आप लोगों को बताया है। जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, जो आज फर्स्ट टाइम हमारी इस वीडियोस को देख रहे हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि इस आपके विषय को आगे पढ़ने की बजाय आप पहले उन 6 वीडियो को जरूर से देखें, क्योंकि उन लेखांकन शब्दार्थों का सही अर्थ आपको आना जरूरी है, तभी आगे की आप ये थियोरेटिकल पोर्शन अच्छे से समझ पाएंगे। आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अपने सिलेबस का पहला चैप्टर ले रहे हैं, लेखाशास्त्र का परिचय। इसके अंतर्गत आज की इस वीडियो में हम 3 शब्दार्थों को बहुत विस्तार पूर्वक समझेंगे। लेखाशास्त्र किसे कहा जाए, पुस्तपालन किसे कहें और लेखांकन किसे कहा जाए। इसके साथ साथ मैंने आज की इस वीडियो में आपको अपने सिलेबस का एक फ्लो चार्ट बनाकर बताया है। सबसे पहले आप इस फ्लो चार्ट को समझें, ताकि इसी के आधार पर हम अपने सिलेबस को आगे कंटिन्यू करेंगे। इस फ्लो चार्ट के आधार पर आप बहुत सरलता से समझ सकेंगे कि लेखाशास्त्र किसे कहते हैं, पुस्तपालन किसे कहते हैं और लेखांकन किसे कहते हैं। पहले मैंने फ्लो चार्ट के रूप में आपको समझाया है, फिर इसका विस्तार पूर्वक आप लोगों को कौन सा वीडियो में डिटेलिंग से दिया है। स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो बिना किसी देरी के। उसके पहले जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर से दबाएं, ताकि उनको नेक्स्ट आपकी वीडियो जैसे ही अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन टाइम पर आ सके और आप अपने पोर्शन को कंटिन्यू रख सकें। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के और समझते हैं फ्लो चार्ट, ताकि उसकी बेसिस पर आप इसके कौन सा मीनिंग को बहुत इजीएस्ट रूप में समझ पाएंगे। फिर विस्तार पूर्वक मैं आपको आगे बताऊंगा। व्यापारिक व्यवहार के बारे में आप लोग समझें। व्यापारिक उद्देश्य से व्यापार में जो भी क्रिया प्रतिक्रिया करता है, उसे व्यापारिक व्यवहार कहते हैं। व्यापारिक व्यवहार के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों का सम्मिलित योग है, जिस किसी भी प्रकार की घटना या लेन देन जो कि व्यापारी अन्य किसी पक्षकार के साथ करेगा, व्यापारी द्वारा लिए गए आपके व्यापारिक निर्णय, उद्देश्य होना चाहिए व्यापारिक। व्यापार के संदर्भ में व्यापारी ने व्यापारिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो भी क्रिया प्रतिक्रिया करी है, वो सभी व्यापारिक व्यवहार की श्रेणी के अंतर्गत आता है। इन व्यापारिक व्यवहारों में सबसे पहला काम ये होगा कि हमें आर्थिक व्यवहारों की पहचान करनी होगी, और इन आर्थिक व्यवहारों को ही हम पुस्तकों में लिखते हैं। आर्थिक व्यवहार का यहाँ पर अभिप्राय यह है कि वो व्यापारिक व्यवहार जिसे हम मुद्रा के रूप में मूल्यांकित कर सकें, मुद्रा के रूप में व्यक्त कर सकें, उन्हीं व्यापारिक व्यवहारों का व्यापार की लेखा पुस्तकों में लेखा किया जाता है। तो आप लोगों को लेखा शास्त्र के संदर्भ में सबसे पहले यही बात समझनी है कि जो व्यापारिक व्यवहार हैं, जो व्यापारी ने व्यापारिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किए हैं, उनमें हमें उन व्यवहारों को आपको देखना होगा कि जो आर्थिक व्यवहार हैं, जिनको हम मुद्रा में व्यक्त कर सकते हैं, केवल उन्हीं व्यवहारों का व्यापारिक पुस्तकों में लेखा किया जाता है। अब इन व्यवहारों को व्यापारियों को 2 कैटेगरी में आपके कौन सा मैंने वर्गीकृत करके आपको समझाया है। एक वो जिसकी यहाँ पर व्यवहारों की संख्या कम मात्रा में होती है, जिसको मैंने संज्ञा दी है छोटा व्यापारी, और एक वो जिसकी यहाँ पर व्यवहारों की आपके कौन सा संख्या ज्यादा मात्रा में होती है, जिसका बड़ा व्यापार है, उसको मैंने संज्ञा दी है बड़ा व्यापारी। ये समझने के दृष्टिकोण से आपको बताया है।
तो जो व्यापारी के आर्थिक व्यवहार हैं, जिसको हम मुद्रा में व्यक्त कर सकते हैं, उन्हीं आपके कौन सा व्यवहारों को हम लेखा पुस्तकों में लिखते हैं। और इन व्यवहारों को पुस्तकों में लिखने की प्रारंभिक अवस्था ही आपके कौन सा प्रारंभिक आपके लेखा कहलाती है। इसके अंतर्गत छोटा व्यापारी जनरल पुस्तक के अंदर आर्थिक व्यवहारों का लेखा करता है, जबकि बड़े व्यापारी के यहाँ व्यवहारों की अधिकता होती है। इसलिए एक पुस्तक जनरल रखने की बजाय अनेक पुस्तकें रखी जाती हैं, जिसे जनरल का उप विभाजन या सहायक पुस्तकें कहते हैं। इन सहायक पुस्तकों को हम काफी विस्तार पूर्वक आगे आपके सिलेबस में पढ़ेंगे। ये 8 प्रकार की पुस्तकें होती हैं, जिसमें नगद व्यवहारों के लिए रोकड़ पुस्तक, उधार व्यवहारों के लिए क्रय पुस्तक, क्रय वापसी, विक्रय पुस्तक, विक्रय वापसी, प्राप्य आपके बिल पुस्तक, देय बिल पुस्तक और मुख्य जनरल। ये 8 प्रकार की पुस्तकें हैं जो बड़ा व्यापारी अपने यहां पर रखता है, और इन्हीं 8 पुस्तकों को सामूहिक रूप में हम सहायक पुस्तकों के नाम से जानते हैं। तो व्यापार में आर्थिक व्यवहार होंगे, उसका लेखा छोटा व्यापारी अपने यहां जनरल पुस्तक में करेगा और बड़ा व्यापारी अपने यहां पर सहायक पुस्तकों में करेगा। ये क्रिया दिन प्रतिदिन आपके समय अनुसार, डेट अनुसार आपके कौन सा इन पुस्तकों में लिखी जाएगी नियमित तौर पर। इसी के साथ साथ एक और पुस्तक दोनों के द्वारा तैयार की जाती है, जिसको नाम दिया गया खाता बही, और इस आपकी अवस्था को नाम दिया है वर्गीकरण। यह सेकंड स्टेप है लेखांकन की, जिसको नाम दिया है वर्गीकरण। और इस अवस्था में एक पुस्तक और तैयार की जाती है दोनों व्यापारियों के द्वारा, जिसको नाम दिया खाता बही। छोटा व्यापारी जनरल के आधार पर खाता बही में सभी प्रकार के खातों को खोलेगा। इसी प्रकार से बड़ा व्यापारी भी सहायक पुस्तकों के आधार पर खाता बही में सभी प्रकार के खातों को खोलेगा। खाता बही में प्रत्येक खाता एक बार ही खोला जाता है, और उस खाते से संबंधित समस्त व्यवहार निर्धारित प्रारूप में तिथि अनुसार लिखे जाते हैं। इसको लेकर भी हम अलग से विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, खाता बही लेजर। तो यह दूसरी अवस्था है लेखांकन की। अब खाता बही जो आपने बनाई है, जनरल या सहायक पुस्तकें आपने प्रिपेयर करी हैं, इसके अंदर जो विधि काम में आई है वो है दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम। इस आधार पर आपने ये कौन सा पुस्तकें तैयार करी हैं। खाता बही में जो आपने खोले हैं खाते, उन खातों के शेष व योग के आधार पर हम उनकी गणितीय शुद्धता की जांच के लिए एक सूची तैयार करते हैं। इस सूची को नाम दिया है तलपट। यह तलपट हम इस बात के लिए आपके प्रिपेयर करते हैं कि खाता बही, जनरल या सहायक पुस्तकें जो आपने कौन सा दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर बनाई हैं, उसकी गणितीय शुद्धता की जांच के लिए ही हम आपके कौन सा तलपट बनाते हैं। ये एक सूची प्रारूप में प्रिपेयर की जाती है खाता बही में खोले गए खातों के योग व शेष के आधार पर। इस तलपट के बनाने के उपरांत फिर हम आपके कौन सा सभी खातों को सारांशित करते हैं, और इस अवस्था को नाम दिया सारांश। इस अवस्था में वित्तीय विवरण पत्र व अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं। इन अंतिम खातों में हम 2 विवरण पत्र तैयार करते हैं। एक आपके कौन सा लाभ हानि विवरण पत्र और दूसरा स्थिति विवरण पत्र। लाभ हानि विवरण पत्र में हम 2 प्रकार के खातों को प्रिपेयर करते हैं। पहला है व्यापार खाता, जिसमें व्यापार का सकल लाभ सकल हानि ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। दूसरा है लाभ हानि खाता, जिसे शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि को आपके ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। और स्थिति विवरण पत्र में चिट्ठा एक आपके कौन सा विवरण के तौर पर तैयार किया जाता है, जिसमें व्यापार की संपत्ति व दायित्व का वर्ष के अंत में क्या शेष है उसका उल्लेख किया जाता है। और चिट्ठे के आधार पर व्यापार की आर्थिक स्थिति की हम आपके कौन सा गणना करते हैं, और इसी को नाम दिया है वित्तीय विवरण पत्र अंतिम खाते। इस चरण के उपरांत
इन विवरण पत्रों का विश्लेषण किया जाता है और कई प्रकार की सूचनाएं उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता के अनुसार आपके मूल्यांकित की जाती हैं और उन आपके विश्लेषण के परिणामों का व निर्वचनों का आपके उपयोगकर्ताओं को संप्रेषित करने के लिए विभिन्न प्रारूपों में विवरण पत्र तैयार किए जाते हैं और इस विश्लेषण और निर्वचन की सूचनाओं को उनके उपयोगकर्ताओं को परिणाम व विभिन्न प्रकार के विवरण पत्रों का संप्रेषण किया जाता है। इन वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ता कौन कौन हैं ये भी हम अभी आपके विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। जो कि व्यापार की आपकी लेखा पुस्तकों में इंटरेस्ट रखते हैं, व्यापार के आपके कौन सा लेखों में रुचि रखते हैं, उन्हें समय समय पर वित्तीय विवरणों का विश्लेषण का जो परिणाम आया है उनसे संबंधित जो विवरण पत्र हैं उन्हें संप्रेषित किया जाता है ताकि वो अपने भावी निर्णय व्यापार के संदर्भ में ले सके। इसके साथ साथ एक क्रिया और इसके अंदर सम्मिलित है कि विवरण पत्रों के आधार पर भावी आपकी योजनाओं का क्रियान्वयन और इन विवरण पत्रों के परिणाम के आधार पर नियंत्रण की क्रिया। तो ये आपका पूरा का पूरा आपके कौन सा जो लेखांकन की प्रक्रिया मैंने आप लोगों को बताई, ये आपके कौन सा सिलेबस का पार्ट है। अब इसी आपके कौन सा पूरी प्रक्रिया को हम एक शब्दार्थ के रूप में किस प्रकार से व्यक्त करें वो भी आपको मैं समझा रहा हूं। अब इसका संक्षिप्त रूप समझें। पहली जो आपकी दो अवस्थाएं हैं, प्रारंभिक लेखा, वर्गीकरण, इस दोनों आपकी अवस्थाओं को दिन प्रतिदिन तिथि अनुसार निर्धारित प्रारूप में नियमित तौर पर किया जाता है। इस क्रिया को हम पुस्त पालन कहते हैं। जो आपके निम्न वर्ग के आपके व्यापारी हैं उनके यहाँ पर प्राय पुस्त पालन का जो आपके मतलब है वो यही है कि वो व्यवहारों का प्रारंभिक लेखा अपनी पुस्तकों में करते हैं और वर्गीकरण के लिए खाता बही को आपके कौन सा अपने यहाँ पर रखते हैं। धीरे धीरे इस आपके लेखांकन का अर्थ में परिवर्तन आया और बहुत सारी चीजों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया। तो प्रारंभिक स्तर पर केवल लेखांकन को हम पुस्तपालन के रूप में ही जानते थे, जिसमें प्रारंभिक लेखा और वर्गीकरण यानी खाता बही तक ही सीमित था। पर जैसे जैसे आपके लेखांकन की प्रक्रिया में विकास हुआ, इसके अर्थों में भी परिवर्तन हुआ और इसमें बाद के चरण ये सम्मिलित किए गए। तो इन सभी आपके कौन सा चरणों को अगर हम सम्मिलित रूप में बोलें तो वर्तमान में इसे हम लेखांकन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लेखांकन। यानी ये संपूर्ण प्रक्रिया लेखांकन की प्रक्रिया कहलाती है। इसमें पुस्तपालन भी आपके कौन सा सम्मिलित है। तो लेखांकन यानी जो अकाउंटिंग है उसका मतलब है व्यवहारों का प्रारंभिक लेखा, उसका वर्गीकरण, पुस्तपालन तो करना ही है, इसके साथ साथ लेखों को आपके कौन सा सारांशित करने के लिए वित्तीय विवरण पत्र तैयार करने हैं, उनका विश्लेषण करना है, विश्लेषण के परिणाम को उनके उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाना है और इन परिणामों के आधार पर भावी योजनाएं और नियंत्रण में आपके कौन सा सहयोग प्रदान करना है। तो ये सभी कार्य लेखांकन के आपके कौन सा प्रक्रिया में सम्मिलित है। आज वर्तमान में लेखांकन को इस रूप में आपके कौन सा देखा जाता है। अब प्रश्न आता है कि इस पूरी संपूर्ण प्रक्रिया से संबंधित जो नियमावली है, रूल्स रेगुलेशंस हैं, लेखांकन अवधारणाएं हैं, परंपराएं हैं, इन सब का उल्लेख जिस शास्त्र में आपके कौन सा बताया गया है उस शास्त्र को ही नाम दिया लेखा शास्त्र। यानी लेखांकन से संबंधित समस्त ज्ञान, चाहे वो अवधारणा के रूप में हो, चाहे सिद्धांत के रूप में हो, चाहे परंपरा के रूप में हो, या चाहे मूल्यांकन की विधियों को लेकर हो, लेखांकन संबंधी समस्त ज्ञान जिस पुस्तक में है उस पुस्तक को नाम दिया लेखा शास्त्र या लेखाकर्म। तो अब आप लोगों को ये तीनों अर्थ समझ में आने चाहिए। पुस्तपालन का अभिप्राय, व्यवहारों का प्रारंभिक लेखा और खाता बही में उनका वर्गीकरण, यहीं तक पुस्तपालन का क्षेत्र है।
पर जब लेखांकन की बात की जाए, लेखांकन की बात की जाए, तो लेखांकन का अर्थ पुस्तपालन से विस्तृत है और पुस्तपालन लेखांकन के अंतर्गत सम्मिलित है। लेखांकन की आपकी क्रिया तभी संभव है जब आपके व्यवहारों का पुस्तपालन किया जाए। इसलिए कभी कभी सामान्य अर्थों में भी कहा जाता है कि लेखांकन की क्रिया तभी प्रारंभ होती है जब पुस्तपालन की क्रिया समाप्त होती है, जबकि पुस्तपालन लेखांकन का ही भाग है। तो सबसे पहले व्यवहारों का प्रारंभिक लेखा वर्गीकरण, उसके बाद सारांशित लेखे तैयार किए जाएंगे, तत्पश्चात उसका विश्लेषण, निर्वचन और उन परिणामों को उनके उपयोगकर्ताओं तक संप्रेषित करना और इन परिणामों के आधार पर भावी नियोजन और नियंत्रण में आपके सहायता करना, ये सभी कार्य लेखांकन का भाग है। और इस संपूर्ण प्रक्रिया से संबंधित जो सिद्धांत हैं, नियमावली है, आपके अवधारणाएं हैं, परंपराएं हैं, इनसे संबंधित समस्त ज्ञान जिस शास्त्र में है उसे ही हम लेखा शास्त्र या लेखाकरण कहते हैं। अब प्रश्न आता है कि इस आपके तीनों विषयों को और विस्तार से अपन समझेंगे। ये तो मैंने आपको फ्लो चार्ट के रूप में समझाया, अब यही चीज हम लोग और विस्तार रूप में समझते हैं कि लेखा शास्त्र किसे कहा जाए, लेखांकन किसे कहा जाए और पुस्तपालन किसे कहा जाए। सबसे पहले समझते हैं आपके कौन सा लेखा शास्त्र किसे कहें।